हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के टॉपिक शीत युद्ध का शेष भाग, बचा हुआ भाग। शीत युद्ध से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध का अर्थ और उसकी उत्पत्ति के कारण हम पिछले वीडियोज़ में जान चुके हैं। शीत युद्ध की प्रगति का प्रथम चरण, जिसको हमने 1945 से 1953 तक माना था, वो हम देख चुके हैं। द्वितीय चरण, जिसको हमने 1953 से 1962 तक माना था, उसमें जो भी घटनाएं हुई दोनों चरणों में जिनसे तनाव बढ़ा, वो हम देख चुके हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं उसके बाद का तृतीय चरण, जिसको हम 1963 से 1979 तक मान के चल रहे हैं। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अलग अलग बुक्स में इन चरणों को अलग अलग ईयर्स में बांटा है और उनकी संख्या भी अलग अलग लिखी हुई है, पर इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ कुछ मुख्य घटनाएं जो हुई इन कालों में वो क्या थी उनको जानने की ज़रूरत है। ये 63 से 79 तक का तृतीय चरण आज हम देखेंगे, जो कि मुख्य रूप से कुछ तनावकारी घटनाएं तो हुई, पर मुख्य रूप से शीत युद्ध के कमी का, उसके ह्रास का चरण था। और उसी के बाद फिर 79 से बाद तक का जो 89 तक का शीत युद्ध के अंत तक का टाइम था, चतुर्थ चरण, वो भी हम आज देखेंगे। ये हम देख रहे हैं शीत युद्ध का शेष भाग, हमने टाइटल डाला हुआ है, स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शीत युद्ध के तृतीय चरण में हम देख रहे हैं, शीत युद्ध का तृतीय चरण। या हम शीत युद्ध का तृतीय चरण 1963 से 1979 तक, और इस दौरान कई तनावकारी घटनाएं हुई। जैसा कि हम जानते हैं शीत युद्ध को, शीत युद्ध शायद हम इसको वापस से रिवाइज कर लें कि ये दोनों महाशक्तियों के बीच के तनावपूर्ण संबंधों का नाम है, जो मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब 1945 के बाद पैदा हुए। और ये शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, ये नॉर्मल युद्ध नहीं था, बल्कि एक तरह का मानसिक और वाक युद्ध था, जो गोले बारूद से ना लड़ा जा करके बल्कि बातों से और विवादों से लड़ा गया। और ये पूरा जो काल था, ये तनाव भरा काल रहा दोनों महाशक्तियों के संबंधों के बीच में। तो इस टाइम भी, जैसे कि पिछले और दोनों चरणों की घटनाएं हम देख चुके हैं, इस दौरान भी कुछ तनावकारी घटनाएं हुई। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अलग अलग पक्षों का साथ दिया। भारत के साथ सोवियत संघ था। अरब इजराइल युद्ध 1967 में भी दोनों ने अलग अलग पक्षों का साथ दिया। इजराइल के फेवर में अमेरिका था और सोवियत संघ ने अरबों का साथ दिया। 1969 में बर्लिन की दीवार पर भी पुनः तनाव हुआ, जहां ये पारंपरिक रूप से दोनों अलग अलग, जर्मनी के दोनों अलग अलग साइड पर थे। पर इस समय इस समय कुछ तनाव कम करने वाली घटनाएं, वार्ताएं, संधियां वगैरह भी हुई। इसलिए इस युग को तनाव शैथिल्य या देतांत का युग भी कहा जाता है। ये देतांत जो वर्ड है, यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो देतांत वर्ड है, ये जानने योग्य शब्द है, इसको हमें पता होना चाहिए क्या है। तो इसका तनाव शैथिल्य, इसको हम कह सकते हैं। ये जो पूरा युग था, ये देतांत का युग या तनाव शैथिल्य का युग कहलाता है। और कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे इस युग का उदय हुआ। मतलब ये थोड़ा सा जो तनाव में कमी आई, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। जैसे क्यूबा का मिसाइल संकट हो चुका था, उसने असर डाला थोड़ा कि अब संभल जाओ, नहीं तो बात बढ़ सकती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हो चुका था, वो सक्रिय हो चुका था। मतलब अब ये भी दिखाई दे रहा था कि केवल
दो ही गुट हों दुनिया में और वो आपस में लड़ते रहें, ये हमेशा जरूरी नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय से भी तनाव में कमी के चांसेस बढ़े। पश्चिमी यूरोप का आर्थिक एकीकरण हुआ, मतलब एक अलग शक्ति उभर करके आई। इन दोनों के अलावा भी जापान और जर्मनी भी बड़ी शक्तियों के रूप में उभरने लगे। एशिया और अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के देशों में जागृति आई। कई नए राज्य स्वतंत्र हुए थे और वो राइज कर रहे थे। तो कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई जिससे चैलेंजेस मिले इन दोनों महाशक्तियों को, और ये वातावरण बना कि अब ये अपने तनाव में, अपने शीत युद्ध में थोड़ा सा कमी कर लें। तो कुछ संधियां हुई, कुछ वार्ताएं की गई, यात्राएं हुई आपस में दोनों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। तो एक मुख्य घटना हुई, यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब ये भी एक प्रसिद्ध संधि है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये 1963 में हुई थी। इससे भी और ज़्यादा जिसको जाना जाता है आगे देखेंगे। हॉटलाइन समझौता हुआ 1963 के बीच में, जिससे कि दोनों डायरेक्टली टेलीफोन के माध्यम से जुड़ गए। परमाणु अप्रसार संधि 1968, ये भी एक इम्पॉर्टेंट घटना थी। परमाणु अप्रसार संधि 1968। 1970 में मॉस्को बॉन समझौता हुआ। 1971 में बर्लिन समझौता हुआ। 1972 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी समझौता हुआ। इन तीनों समझौतों से जर्मनी जो एक पॉइंट रहा था, केंद्र रहा था शीत युद्ध का, तनाव में वृद्धि का, उसमें कमी आई इन समझौतों के द्वारा। 1973 हेलसिंकी समझौता हुआ, जिसमें यूरोपीय देशों ने सहयोग की आवाज़ बुलंद की, जिसमें साम्यवादी और गैर साम्यवादी दोनों देश थे। ये हेलसिंकी समझौता। कंबोडिया में जो युद्ध चल रहा था, ये भी एक पॉइंट बना हुआ था लड़ाई तनाव का, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो एक पॉइंट ये ख़त्म हो गया। वियतनाम युद्ध भी समाप्त हो गया और उसका एकीकरण हो गया। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ख़त्म हो गया दोनों के तनाव में वृद्धि का। अमेरिका और साम्यवादी चीन में भी सहयोग बढ़ा इस काल में, और क्योंकि चीन साम्यवादी था, अमेरिका के साथ सहयोग जब बढ़ा दोनों के बीच में, तो ये बात ख़त्म हो गई कि ये दोनों ग्रुप विचारधारा के बेस पर नहीं मिले। इसके अलावा इजराइल मिस्र के बीच में कैंप डेविड समझौता हुआ, जिससे ये पॉइंट भी लगभग खत्म सा हो गया, कम हो गया। कुछ संधियां और समझौते दोनों के बीच और भी हुए, जैसे प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल व्यवस्था परिसीमन संधि, SALT, SALT 1, मतलब इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ये निशस्त्रीकरण के लिए कुछ संधियां और समझौते हुए। SALT 2, SALT, SALT 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 2 सेकेंड, इस पर भी साइन हुए। और परमाणु युद्ध ना करने पर भी दोनों में सहमति बनी, पर यह ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और 1979 से पुनः तनाव में वृद्धि हुई, जिसे नया शीत युद्ध या द्वितीय शीत युद्ध कहा गया। अब ये जो काल था, जो अभी हम तृतीय चरण हमने पढ़ा था, 1963 से लेकर के 1979 तक का जो काल था, इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में देतांत का काल कहा जाता है। यहाँ हम इस शब्द को जान लेते हैं। ये देतांत हमने इस बॉक्स में लिखा हुआ है। देतांत ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी। हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड जो इसका अर्थ विशेष रूप से प्रचलित है इस क्षेत्र में, तो हमने यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ, विशेष रूप से 1963 से 1979 का काल देतांत का काल कहा जाता है, जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध में कमी आई। और ये जो वर्ड है देतांत, ये इसके लिए प्रचलित है। तो ये जो काल हम अभी देख चुके हैं, तृतीय चरण 1963 से लेकर के, तृतीय से मतलब नहीं है क्योंकि हम बुक्स में अलग अलग काउंटिंग होगी, 1963 से लेकर के 1979 तक का जो काल था, ये शीत युद्ध में एक तरह से थोड़ी सी नरमी आ गई थी। देतांत का काल था, इसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिससे दोनों के तनाव में शैथिल्य आया, कमी आई। चतुर्थ चरण अब हम देख रहे हैं। बाद में मतलब ये जो तनाव शैथिल्य का काल था, देतांत का जो काल था, ये भी ज़्यादा लंबा नहीं चला, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। और 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से वापस से तनाव में वृद्धि हो गई।
और हम ये चतुर्थ चरण को ले रहे हैं 1980 या 1979 भी इसको कर सकते हैं। 1979 से 1989 तक का जो टाइम था, या 80 से लेकर के 89 तक का जो टाइम था, ये चतुर्थ चरण हम मान के चल रहे हैं। और ये नया शीत युद्ध या द्वितीय शीत युद्ध, इसको नाम न्यू कोल्ड वार या सेकेंड कोल्ड वार इसके टाइम को नाम दिया गया। ये हमें जानने की बात है। तो ये जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया तो इससे अमेरिका नाराज हो गया, और प्रत्युत्तर में अमेरिका ने नाराज होकर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जो ये दर्शाती थी कि वो नाराज है और उसको नुकसान पहुंचाना पड़ता है, और जिनसे तनाव में वृद्धि हुई दोनों के बीच में। तो उसने डिएगो गार्सिया में एक परमाणु नौसैनिक अड्डा बनाया, पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई किए, मिसाइलों की तैनाती की जहाँ भी वो संभावना, मतलब जहाँ भी वो कर सकता था। साल्ट 2 को क्रियान्वित नहीं किया, जो अभी संधि हुई थी थोड़ा पहले, उसको क्रियान्वित नहीं किया, सिग्नेचर हो चुके थे। जबकि हिंद महासागर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाई अमेरिका ने। तो इन एक्टिविटीज से नाराज होकर सोवियत संघ ने भी ऐसी ही घटनाएं की, ऐसी ही एक्टिविटीज़ की। क्यूबा में उसने अपनी उपस्थिति दर्शाई, वहाँ पे एक्टिव हो गया क्यूबा में वापस से। पूर्वी यूरोपीय देशों में मिसाइल तैनाती की जगह जगह। अफ्रीका में अपना आधार सुदृढ़ करने की कई कोशिशें की, एक्टिव हुए देशों के साथ रिलेशन बनाने में। बहुत सारे देशों में, विभिन्न देशों में वामपंथी दलों को सहायता दी ताकि वो पावर में आ जाए, तो ताकि सामने वाला जो गुट है, अमेरिका वाला गुट, वो कमज़ोर हो और वामपंथी दल सत्ता में आए। अफ्रीका और हिंद महासागर में सैन्य उपस्थिति भी, वहाँ पे सैन्य एक्टिविटीज़ अपनी सोवियत संघ ने भी बढ़ा दी, अमेरिका ने भी बढ़ाई थी, सोवियत संघ ने भी बढ़ा दी। तो कुल मिलाकर के ये नया शीत युद्ध जो 79 से चालू हुआ, पुराने से कहीं ज़्यादा भयानक था विश्व शांति के लिए, क्योंकि यहाँ भी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। पर 1989 तक आते आते तनाव में फिर से शिथिलता आ गई। अब ये शीत युद्ध खत्म होने को था एक्चुअली, क्योंकि मुख्य तनावकारी कारण खत्म हो गए। बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, जो दोनों के तनाव का एक बहुत बड़ा कारण था। जर्मनी वाला केंद्र, ये लंबे टाइम तक चला था। फिर जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो बात ही खत्म हो गई, एक बड़ा पॉइंट खत्म हो गया। वार्सा पैक्ट भी भंग हो गया, जो सैन्य संधि थी सोवियत संघ के ग्रुप वाली। गोर्बाचेव सोवियत संघ में थे इस समय नेतृत्व में। इन्होंने वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक संकट इतना गहरा हो गया था, और इनकी खुद की भी ये नीतियाँ थी, पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त फेमस नीतियाँ हैं। पेरिस्ट्रोइका मतलब पुनर्निर्माण, ग्लासनोस्त मतलब खुलापन। ये नीतियाँ गोर्बाचेव ने अपनाई थी, और इनको अपनाने के बाद में एकदम सोवियत संघ में ज़बरदस्त चेंजेस आए, और सोवियत संघ एक तरह से विघटित भी हो गया 91 में। सोवियत संघ, आर्थिक और राजनीतिक संकट इतना गहरा हो गया था वहाँ पर कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ ही टूट गया, और अब वहाँ पर उसकी जगह जो ले ली है वो रशिया है। सोवियत संघ खत्म हो चुका है, तो एक गुट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो शीत युद्ध भी संभव नहीं था वो उन दोनों के, क्योंकि उन दोनों के बीच का शीत युद्ध था, तनाव बढ़ाने वाला मानसिक युद्ध था। अब वो एक ग्रुप खत्म होने के बाद में, सोवियत संघ के विघटन के बाद में, ऑटोमेटिकली शीत युद्ध का भी अंत हो गया। तो इस तरह से 91 एक तरह से, या 89 भी कह सकते हैं, 89 तक आते आते शीत युद्ध खत्म हो गया था, उसका बन गया था, भूमिका बन गई थी। तो वहीं से तनाव में गोर्बाचेव की नीतियाँ और सोवियत संघ की कमजोरी एक तरह से शीत युद्ध में समाप्ति का कारण बनी। तो ये जो पूरा टाइम रहा शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1989 या 1991 तक, सोवियत संघ के विघटन तक हम इसको मान सकते हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ज़्यादातर तो नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव डाला, पर मुख्य रूप से जो घटनाएं हमें दिखाई दी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने जो शेप ली, वो ये थी, हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इसका असर क्या हुआ। तो विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो गया था, ये हम जानते हैं, पहले देख चुके हैं हम शीत युद्ध की शुरुआत में। एक ग्रुप सोवियत संघ के नेतृत्व वाला ग्रुप था, और दूसरा अमेरिका के, यूएसए के नेतृत्व वाला ग्रुप था। आतंक और अविश्वास का बहुत बुरी तरह से प्रसार हुआ था, ये हम जानते हैं।
दोनों के बीच में, और इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ी जिनसे आतंक में वृद्धि हुई, शस्त्रीकरण बढ़ा, अविश्वास में, एक दूसरे के प्रति अविश्वास में वृद्धि हुई। सैन्य संधियां की गई, हम जानते हैं नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट, ये सैन्य संधियां इस काल में बनी। शस्त्रीकरण, जबरदस्त शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा हुई, बहुत मिसाइलें बनाई गई, बहुत परमाणु परीक्षण हुए। सोवियत संघ एक तरह से एकदम पंगु हो गया था। सोवियत संघ को इन दोनों महाशक्तियों ने अपना अखाड़ा बना लिया था और उसको काम करने में बहुत अवरोध पैदा किए इन्होंने। कई जगहों पर जब सोवियत संघ को जब संयुक्त राष्ट्र संघ को कार्रवाई करनी थी तो वो नहीं कर पाया, क्योंकि इन महाशक्तियों की राजनीति इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि सोवियत संघ उसका शिकार हुआ और वो जितना इफेक्टिवली उसको काम करना था वो नहीं कर पाया। वो वाद विवाद का मंच बन गया था जहाँ सब भाषण देते थे पर सुनता कोई भी नहीं था। सुरक्षा परिषद को जहाँ भी डिसीजन लेने थे, जहाँ भी उसको कार्य करना था, वो नहीं कर पाया क्योंकि इन महाशक्तियों का सपोर्ट नहीं था। आणविक युद्ध की संभावना का भय बढ़ गया था इस दौरान बहुत ज़्यादा। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया था शुरू में, और इस पूरे टाइम पर हर वक्त ये माहौल था कि कभी भी दोबारा से आणविक शस्त्रों का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि तनाव इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा हुई इन महाशक्तियों के इस तनाव के बीच में। अपनी अपनी जो सुरक्षा की समस्या उनके लिए हाईलाइटेड थी, और जो विकासशील देशों की भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा और आर्थिक पिछड़ापन या राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याएं थी, उन पर कहीं ध्यान नहीं गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू या अन्य संस्थाओं के थ्रू जो ये कार्य किए जा सकते थे, इनकी उपेक्षा हुई और पूरा विश्व केवल इन दोनों महाशक्तियों के आपसी प्रतिद्वंदिता का शिकार हुआ, जिसको सबने भुगता। कुछ एक सकारात्मक चीज़ें जैसे शक्ति संतुलन का बनना विश्व राजनीति में, ये सब भी हुआ, बट ज़्यादातर मामलों में हम इसको नकारात्मक ही ले सकते हैं। इसका जो इम्पैक्ट था वो मोस्टली नकारात्मक था, नेगेटिव था। तो ये शीत युद्ध हम देख चुके हैं। इसके पिछले 3 वीडियोस के साथ इसको देखेंगे, तब इसको हम अच्छे से बेटर तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद।